तो एकेडमी चैनल देखने वाले सभी विद्यार्थियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हो दोस्तों? आप लोगों की फरमाइश थी कि बीच बीच में सर आप व्हाइट बोर्ड या ब्लैक बोर्ड के ऊपर भी कोई वीडियो दिया करो और हमें अच्छा लगता है। तो आज मैं सफ़ेद श्याम पट के ऊपर आपको वीडियो प्रदान कर रहा हूँ और टॉपिक है अपना राजस्थान की भाषा। कौन सा टॉपिक है? राजस्थान की भाषा। और राजस्थानी भाषा के अंदर कल हमने शुरू किया था कि राजस्थान की भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई, और वहीं से पहला पार्ट कल बनाया। आज दूसरा जो पार्ट है उसको बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों उसी के ऊपर बात करते हैं अपने। और राजस्थान की भाषा का दूसरा पार्ट, इसके अंदर आज अपने जिक्र करते हैं मोतीलाल मनेरिया, एक राजस्थान के इतिहासकार। उन्होंने ये कहा है कि राजस्थान की जो भाषा है उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, उसके ऊपर उन्होंने वंशावली या एक वर्णावली हमारे सामने प्रस्तुत की। उसी को मैं यहाँ पर बनाने जा रहा हूँ और आपको पता चलेगा कि राजस्थानी भाषा कैसे उदय हुई, आपको बताया जाएगा। तो सबसे पहले दोस्तों भारत के अंदर आर्य लोग आए। कौन आए थे? सबसे पहले आर्य लोग आए थे। और जो आर्य लोग हैं उनकी भाषा कौन सी थी? वैदिक, वेदों का निर्माण किया था। तो जो आर्यों की जो भाषा थी वो कौन सी थी? वैदिक लैंग्वेज। कौन सी? वैदिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत भाषा। ठीक है, यानी कि आर्यों की भाषा जो थी संस्कृत, वैदिक संस्कृत। अब बात आती है इसी वैदिक संस्कृत भाषा में से दो भाषाएं निकली। कितनी भाषाएं निकली? एक तो निकली दोस्तों पाली। कौन सी? पाली निकली। और दूसरी कौन सी थी? जो अपनी वैज्ञानिक संस्कृत भाषा है। कौन सी है? वैज्ञानिक संस्कृत भाषा है, आप लोग उसके बारे में जानते ही हो, संस्कृत भाषा। एक तो पाली और दूसरी कौन सी थी? संस्कृत। अब अपने संस्कृत की पाली की बात करें, जो पाली भाषा है, और आप लोगों को यह भी पता होगा महात्मा बुद्ध जो थे वो पाली में बहुत उपदेश देते थे। पाली में से तीन भाषा निकली। कितनी निकली? तीन भाषा निकली। एक तो निकली थी मागधी। कौन सी? मागधी प्राकृत। मागधी प्राकृत। और दूसरी जो भाषा निकली दोस्तों इसमें से महाराष्ट्र प्राकृत। कौन सी? महाराष्ट्र, महाराष्ट्रीय प्राकृत। ठीक है। और जो तीसरी भाषा निकली इसमें से वो कौन सी निकली थी? यहां पर एक और प्राकृत भाषा निकली थी, नाम सुना होगा, सौर सैनी। सौर सैनी प्राकृत। देखो दिखाई दे रहा होगा आपको, सौर सैनी प्राकृत। ये तीन भाषाएं बताइए आपको। एक तो महाराष्ट्रियन प्राकृत, और दूसरी मागधी प्राकृत, और तीसरी कौन सी है? सौर सैनी प्राकृत। कौन सी है? सौर सैनी प्राकृत। और फिर सौर सैनी प्राकृत से दो भाषाएं निकली। कितनी भाषाएं निकली? दो भाषाएं निकली। ऐसे अपने मान लेते हैं, ऐसे दो भाषाएं। सौर सैनी प्राकृत से दो भाषाएं निकली। कौन कौन सी दो भाषाएं निकली दोस्तों? उसके बारे में अभी आपको बताने जा रहा हूं। सौर सैनी प्राकृत से दो भाषाएं निकली थी, गुर्जर अपभ्रंश। कौन सी? गुर्जर अपभ्रंश। और एक और अपभ्रंश निकली थी, देखो दो भाषाएं। गुर्जर अपभ्रंश जो निकली थी, आपको इसको ध्यान रखना है। गुर्जर अपभ्रंश में से फिर दो भाषाएं निकली। कौन कौन सी? एक तो गुजराती। कौन सी? गुजराती। और दूसरी निकली थी भाइयों राजस्थानी। कौन सी निकली थी? राजस्थानी। ठीक है। पहली भाषा कौन सी निकली? सबसे पहले देखो आर्यों की वैदिक भाषा है, कौन सी है? यहां पर, तो यहां पर गुर्जर अपभ्रंश और यहां पर अपभ्रंश सौर सैनी, सॉरी सौर सैनी अपभ्रंश। सौर सैनी
अपभ्रंश, और शोर सैनी अपभ्रंश निकली इस भाषा में से आगे जाके, और हिंदी निकली थी। कौन सी निकली थी? हिंदी भाषा निकली थी। अब ये पूरी वंशावली है, आपको ध्यान रखना है। और मोतीलाल मनेरिया के अनुसार है, ये किसके अनुसार है? मोतीलाल मनेरिया के अनुसार, कि जो मोतीलाल मनेरिया है, नाम सुना होगा आपने, इतिहासकार है, जिन्होंने एक बात भी कही थी कि जो मेवाड़ी भाषा है वो मारवाड़ी की ही उपबोली है, और उन्हीं आदमी ने, मोतीलाल मनेरिया साहब ने, ये हमें वंश वृक्ष प्रदान किया है। तो सबसे पहले आर्यों ने वैदिक भाषा प्रदान की। कौन सी भाषा प्रदान की? वैदिक भाषा प्रदान की। वैदिक संस्कृत है, इसमें से दो भाषा निकली, एक पाली है दोस्तों, और दूसरी कौन सी है? संस्कृत। ये एक वैज्ञानिक भाषा है। संस्कृत क्या चीज़ है? एक वैज्ञानिक भाषा है। फिर उसके बाद में जो पाली भाषा है, उसमें से तीन भाषाएं निकली, एक तो शोरसैनी प्राकृत, एक महाराष्ट्रियन प्राकृत, और एक मागधी प्राकृत। जो मगध क्षेत्र में बोली गई वो मागधी प्राकृत है, महाराष्ट्र में बोली गई वो महाराष्ट्रीय प्राकृत है, और तीसरी जो शोरसैनी प्राकृत, कौन सी है? जो गुजरात क्षेत्र का शोरसैनी प्राकृत। शोरसैनी प्राकृत में से दो भाषाएं निकली, एक तो गुजर अपभ्रंश भाषा, और दूसरी कौन सी निकली थी? गुजर अपभ्रंश के बाद में ये शोरसैनी अपभ्रंश। कौन सी है? शोरसैनी अपभ्रंश। यहां पर देखो प्राकृत, प्राकृत और प्राकृत, और नीचे क्या चीज है? ये अपभ्रंश, और यहां पर अपभ्रंश। ठीक है, यहां पर क्या चीज है? गुजर अपभ्रंश है, और यहां पर क्या चीज है? शोरसैनी अपभ्रंश है। शोरसैनी जो गुजर अपभ्रंश है, उसमें से फिर दो भाषा निकली, एक गुजराती है और दूसरी कौन सी है? राजस्थानी है। कौन सी है? गुजराती। तभी तो आगे मोतीलाल मनेरिया साहब ये कह रहे हैं कि गुजराती और राजस्थानी की जो माँ है वो एक ही है। गुजराती और राजस्थान की माँ एक ही है। और शोरसैनी जो अपभ्रंश है, शोरसैनी अपभ्रंश है, उसमें से हिंदी निकली। क्या निकली? हिंदी निकली। अब आगे बात करते हैं दोस्तों कि सीताराम लालस का नाम सुना होगा आपने। किसका? सीताराम लालस का। और सीताराम लालस ने सबसे पहले शब्दकोश तैयार किया। राजस्थानी के ऊपर जो शब्दकोश तैयार किया था वो किसने किया था? सीताराम लालस ने। उन्होंने इसे राजस्थानी भाषा को 9वीं शताब्दी की भाषा बताया। किसको बताया? राजस्थानी भाषा को 9वीं शताब्दी की भाषा बताया। कौन सी शताब्दी की? 9वीं शताब्दी की भाषा बताया। और उसके बाद में इस पे शब्दकोश तैयार किया। ठीक, उसके बाद में यदि हम बात करें तो यानी कि जो अपनी राजस्थानी भाषा है, इसको महाजनी भाषा, क्या चीज है? महाजनी भाषा या बनियावली भाषा भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसे? बनियावली भाषा। बनियावली, महाजनी भाषा या बनियावली भाषा भी कहते हैं इसे। महाजनी भाषा के अंदर किसी प्रकार की मात्रा का प्रयोग नहीं होता। मात्राओं को ऐसे मोड़ के लिखा जाता है, सीधे शब्दों को मोड़ के लिखा जाता है। इसीलिए मुड़िया शब्द भी इसको कहते हैं, मुड़िया। महाजनी को इसको क्या बोलते हैं? मुड़िया लिपि भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? मुड़िया लिपि भी कहते हैं। ठीक है, यहां तक बात क्लियर। उसके बाद में अपने बात करें, राजस्थानी के अंदर 11 तो स्वर है और 38 व्यंजन शब्द है। क्या चीज है? 11 तो क्या चीज है? स्वर है, और 38 है क्या चीज है? व्यंजन है। ये बात यदि आपको समझ में आ गई तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें एक बार। ठीक है, फिर उसके बाद में अपने आगे पढ़ते हैं। हाँ तो दोस्तों, अभी अपने बता रहे थे राजस्थानी भाषा का आज दूसरी वीडियो लेके मैं उपस्थित हुआ हूँ। और उसी के अंदर आपको बता दूं, टेसीटोरी एक विद्वान है। कौन है? टेसीटोरी विद्वान है। उस विद्वान ने क्या कहा है? टेसीटोरी नामक विद्वान ने क्या कहा है कि पश्चिमी विभाषा का वैज्ञानिक अध्ययन सबसे पहले टेसीटोरी ने अपनी पुस्तक में किया, जिसका नाम है इंडियन एंटीवेरी। क्या नाम है? इंडियन एंटीवेरी। बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है, एक बार पेपर में पूछ चुका है। 1914 से 1916 के बीच में ये लिखा गया था। कब लिखा गया था? 1914 से 1916 के बीच के अंदर ये लिखा गया था। कौन सा? इंडियन एंटीवेरी। कौन सा है? इंडियन एंटीवेरी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और आपसे पेपर में पूछा जा सकता है। और राजस्थानी भाषा का ये एक प्रमाणिक ग्रंथ है। ठीक है,
यहाँ तक बात समझ में आ गई। राजस्थानी भाषा के अंदर कुल यदि स्वर की बात करें तो कितने हैं 11, और व्यंजन कितने हैं 38 है। कितने हैं? और मोतीलाल मेलेरिया जो था उन्होंने इसकी वंशावली तैयार की, किस प्रकार राजस्थानी का उदय हुआ उसके बारे में हमने डिटेल बताया। अब बात करें कि राजस्थान की जो भाषा शैली है, क्या चीज है, राजस्थान की भाषा शैली है, उसको 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? नंबर 1 है चारण। कौन सी? चारण शैली। कौन सी शैली है? जो चारण शैली है दोस्तों। सबसे पहले यदि हम बात करें तो चारण शैली, चारण लोग जो अपनी पुस्तकें लिखते थे और जो बोलते थे, लिखते थे और बोलते थे, उस शैली को चारण शैली बोलते हैं। और आपको पता है चारण लोग है डिंगल या पिंगल में लिखते थे। राजस्थान के पूर्वी हिस्से के अंदर पिंगल है। कौन सी भाषा है? पिंगल। ये राजस्थानी और ब्रज दोनों का मिश्रण है। और दूसरी जो डिंगल है वो बोली जाती है पूर्व के अंदर, सॉरी लिखी जाती है डिंगल पश्चिम के अंदर, और पूर्व के अंदर पिंगल। तो डिंगल की तो विशेषता ये है जैसे बोलेंगे वैसे लिखेंगे, जैसे बोलेंगे वैसे लिखेंगे डिंगल तो। और आप लोगों को पता है बहुत सारी आगे किताबें बताऊंगा डिंगल भाषा के अंदर लिखी हुई, जैसे बोलेंगे वैसे ही लिखेंगे। और जो पिंगल है वो ब्रज और राजस्थान दोनों का मिश्रण है, ये पूर्व राजस्थान के अंदर बोली जाती है। तो सबसे पहले जो शैली है वो कौन सी है? चारण शैली। जो चारण लोग थे जो लिखते थे और जो बोलते थे डिंगल पिंगल के अंदर, उसको बोलते हैं चारण शैली बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? चारण शैली बोलते हैं इसको। और जो मारवाड़ी साहित्य है, मारवाड़ी साहित्य है, उसके अंदर चारण शैली का बहुत बड़ा योगदान है। इसको आगे अपने पढ़ेंगे। दूसरा है जैन शैली। कौन सी शैली है? जैन शैली। कौन सी शैली है? जैन शैली। जैन शैली के अंदर धार्मिक ग्रंथ लिखे हुए हैं। जैन शैली के अंदर राजस्थान के बहुत सारे ग्रंथ लिखे हुए हैं जो जैन लोग उसको मानते हैं। तो जैनियों के जो ग्रंथ लिखे गए वो जैन शैली है। तीसरा है संत शैली। कौन सी है? संत शैली। संत शैली जो सदुकड़ी भाषा यानी कि खड़ी भाषा और राजस्थानी भाषा का मिश्रण। संत शैली के अंदर जो लोक बोली जिसको स्थानीय बोली और जो खड़ी बोली है उसका मिश्रण देखने को मिलते हैं, जिसको सदुकड़ी भाषा भी कहते हैं स्थानीय भाषा में अपने। तो संत शैली के अंदर बहुत सारे संतों के जो लिखे गए ग्रंथ हैं उसको हम संत शैली बोलते हैं, ठीक है। और चौथी जो शैली है वो है लोक शैली। कौन सी है? लोक शैली। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो लोक शैली है, ठीक है। हम चारण शैली के ग्रंथों के बारे में पढ़ेंगे, लोक शैली है उसके ग्रंथों के बारे में पढ़ेंगे। तो जो लोक शैली है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लोक शैली को अपने 3 भागों में बांटते हैं। प्राचीन लोक शैली। कौन सी? प्राचीन लोक शैली। दूसरी कौन सी है? मध्य लोक शैली। और तीसरी कौन सी है? आधुनिक लोक शैली। कौन सी है? आधुनिक लोक शैली। ये 3 है। जो प्राचीन लोक शैली है वो 1100 ईस्वी से, नहीं सॉरी, विक्रमी संवत से 1100 विक्रमी संवत से 1500 विक्रमी संवत तक, 1100 विक्रमी संवत से 1500 विक्रमी संवत के बीच। और जो मध्य शैली है ये 1501 से लेकर विक्रमी संवत से लेकर और 1900 ईस्वी तक, विक्रमी संवत, ये विक्रमी संवत ये। उसके बाद में आधुनिक जो है वो है 1901 से विक्रमी संवत से आज तक। क्या चीज है? आज तक है। आप लोगों को बताया कि जो गुजराती है और राजस्थानी है, गुजराती और राजस्थानी उनकी माँ एक ही है। और जो लोक शैली है उनको कितने भागों में बांटा गया? आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है दोस्तों। 3 भागों में। प्राचीन लोक शैली, दूसरी कौन सी है? मध्य लोक शैली, और तीसरी कौन सी है? आधुनिक लोक शैली। कौन सी है? आधुनिक लोक शैली। ये 3 लोक शैलियां हैं। कितनी लोक शैलियां हैं? 3 लोक शैलियां हैं जिनके बारे में आपको बताया है। तो आज के लिए अपने इतना ही, और कल अपने जो भाषा शैली है उसमें कौन कौन से ग्रंथ लिखे गए हैं, कौन कौन से ग्रंथ लिखे गए हैं, उसके बाद में जो हमारी भाषाएं हैं, जो भाषाएं हैं जैसे मारवाड़ी है,
उसके बाद में मेवाड़ी है, ढूंढाड़ी है। ये 5 भागों में बांटा गया है। राजस्थान की भाषाओं को 5 भागों में बांटा गया है। फिर उसकी उपबोलियां हैं। क्या चीज़ है? भाषाओं की उपबोलियां हैं, उनके बारे में जिक्र करेंगे। तो कल हमारा भाषा का जो चैप्टर है वो मैं पूरा कंप्लीट करवा दूंगा। क्या करवा दूंगा? भाषा का चैप्टर। उसके बाद में हम साहित्य को लेकर चलेंगे। तो दोस्तों, ये समझ में आया होगा। यदि आपको अच्छा लगे ना तो लाइक किया करो। ये जरूरी नहीं है कि आप कमेंट दो, कोई जरूरी नहीं है। आपको अच्छा न लगे तो इसको डिसलाइक भी करें, ठीक है। और अच्छा लगे तो आप लोगों को कमेंट भी देना चाहिए, बढ़िया से बताना चाहिए भी इसमें कमी है। उसके बाद में जो दोस्त रीट की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए मैंने 1-2 दिन के लिए साइकोलॉजी का सेकंड यूनिट है उसको रोक रखा है। मैंने कहा था कि मैं आपका पहले टेस्ट लूंगा, तो आजकल मैं टेस्ट लेने वाला हूं। किसी कारणवश आज नहीं ले पाया, तो हो सकता है कल या परसों मैं टेस्ट लूंगा, उसके बाद में सेकंड यूनिट शुरू करूंगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, और उम्मीद करता हूं कि भाषा टॉपिक आपको समझ में आया होगा। नहीं आया तो भी मेरे को बताना। धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।